Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? आवाज आ रही है आपको मेरी? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ें. अब लास्ट लेक्चर में आपने कंप्लीट प्रोसेस हैश के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, नोट्स हो गए थे उसके? नहीं हुए थे हैश के? मेरे ख्याल से नहीं हुए थे ना, है ना. चलिए तो आज उसके नोट्स लेते हैं, तो आपका कुछ पार्ट रिवाइज होगा और कुछ नई बातें आपको और पता चलेंगी रिगार्डिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. तो आज की शुरुआत लास्ट लेक्चर के उस क्वेश्चन के रिवीजन से जो लेक्चर खत्म करते करते आपने समझा था. व्हाट इज द सिंबल ऑफ हैश कॉल्ड एंड व्हाई डू वी राइट हैश इंक्लूड. हैश का सिंबल अपने आप में क्या कहलाता है और हम अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं? जवाब अब आपने अगर अटेंड करा है तो आपको याद होगा द सिंबल ऑफ हैश इन C and C++ is called as, very good, POUND, pound, and any statement of our program which begins with hash. जवाब दें जिन लोगों ने लेक्चर मिस नहीं करा है लास्ट वाला. कोई भी स्टेटमेंट जो हैश से शुरू होता है वो क्या कहलाता है? वेरी गुड कृष्णा, वो कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. परफेक्ट आंसर. ठीक है, ये आपके लास्ट लेक्चर का पहला जरूरी पॉइंट था. कोई भी सिंबल जिसकी शुरुआत हैश से होती है वो कहलाएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट. और हैश पर्टिकुलर अपने आप में कहलाएगा पाउंड. इतना क्लियर है? ठीक. अभी बताइए, ये जो हैश इंक्लूड वाली लाइन हम लिखते हैं, इस लाइन को कौन सॉल्व करता है? कंपाइलर? जल्दी जल्दी बोलें. नहीं, कंपाइलर नहीं, इसे सॉल्व करता है, वेरी गुड, प्री प्रोसेसर. कंपाइलर से पहले सॉल्व करता है कि कंपाइलर के बाद सॉल्व करता है? प्री प्रोसेसर इसे कंपाइलर से पहले सॉल्व करता है कि कंपाइलर के बाद सॉल्व करता है? कंपाइलर से पहले सॉल्व करता है. और क्या करता है सॉल्व करके? प्रोग्राम का मशीन कोड बना देता है. क्या करता है सॉल्व करके? प्रोग्राम का मशीन कोड बना देता है? नहीं, प्रोग्राम का एक्सपैंडेड सोर्स कोड बना देता है, राइट. तो अब आते हैं इस पॉइंट पे. दीज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर special statements which are not evaluated by the compiler, rather they are evaluated by a special software built into C language
which is called as preprocessor. This preprocessor reads our program before the compiler and only handles those lines which begin with the symbol of hash or pound. बताइए, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ू? ठीक, नेक्स्ट कहानी। उससे पहले एक और जरूरी बात। अभी बताइए, आपने लास्ट लेक्चर में हैश से शुरू होने वाला सिर्फ एक स्टेटमेंट देखा था, हैश इंक्लूड, यस और नो, है ना? अब आज मैं आपको हैश से क्या क्या शुरू होता है सी में, उसकी पूरी लिस्ट दे रहा हूं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा इस लिस्ट को हम कवर अप करते जाएंगे। तो ये नहीं सोचिएगा ये सब हमें अभी पढ़ने हैं। अभी हमें सिर्फ एक पढ़ना है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ना है जिसका नाम है हैश इंक्लूड। बट और कितने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये आपको अब पता चलेगा इस पर्टिकुलर पार्ट को देखकर। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स provided by C language, ठीक है? एक एक का नाम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। The first one is hash include। अगर कोई पूछता है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे सी लैंग्वेज में नाम मिला है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। दिस इज द नेम ऑफ हैश इंक्लूड। दूसरा जो आपको हैश के साथ मिलता है दैट इज कॉल्ड एज हैश डिफाइन। ठीक, अभी हम इन सबको नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर इनका पर्पस क्या है। ठीक है, इन सब का पर्पस आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ इनके नाम सुन लीजिए। दूसरा कहलाता है मैक्रो क्रिएशन डायरेक्टिव। आप हैश के साथ सी प्रोग्रामिंग में एक और वर्ड लगा हुआ देखेंगे जिसका नाम है डिफाइन। जैसे हैश इंक्लूड को कहते हैं फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव, ऐसे हैश डिफाइन को कहते हैं मैक्रो क्रिएशन डायरेक्टिव। देन हमारे पास होता है हैश अनडेफ, ये कहलाता है मैक्रो रिमूवल डायरेक्टिव। हैश अनडेफ कहलाता है मैक्रो रिमूवल डायरेक्टिव। चौथा होता है हमारे पास हैश इफ डेफ। चौथी कैटेगरी में 6 नाम है, तो मैं सबको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। वी हैव हैश इफ, हैश elif, हैश else, हैश endif, हैश ifdef, हैश ifendef। कितने दिख रहे हैं? कितने नाम दिख रहे हैं जल्दी बताएं। 6 नाम दिख रहे हैं, राइट। ये सब के सब कलेक्टिवली याद रखिएगा कहलाते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स, राइट। ये इसका नाम है कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव। ठीक है, अब इनमें से हम लोग सिर्फ अभी पहला वाला डिस्कस करेंगे। बताइए कौन है पहला वाला? सभी डायरेक्टिव में पहला डायरेक्टिव कौन सा है?
एवरीवन प्लीज आंसर। वेरी गुड। इन सभी में सबसे पहला डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड, राइट। सो इनिशियली हम इससे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो अमंग्स देम comma the most popular between programmers is the hash include directive, which is used by programmers for including header file support in their programs। अगर कोई प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स का सपोर्ट चाहता है तो वो यूज करता है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव को। पॉइंट क्लियर हुआ? अब लास्ट पार्ट, आज का लास्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट, इस पर्टिकुलर पॉइंट का लास्ट पार्ट। अब आप मुझे बताइए, जब भी प्री प्रोसेसर आपको हैश इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करता हुआ देखता है, whenever preprocessor reads a hash include directive in our program, then it takes the following steps। क्या आप बता सकते हैं वो स्टेप्स क्या क्या हैं? जल्दी बताइए। सबसे पहला काम प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड को देखकर क्या करता है? जवाब दीजिए अगर लास्ट लेक्चर में आप थे तो। सबसे पहला काम प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड को देखकर क्या करता है? सबसे पहले वो आपके कंप्यूटर में हेडर फाइल को सर्च करता है। मानते हैं? मानते हैं? जिस हेडर फाइल का नाम आपने एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है, तो सबसे पहला होता है इट रीड्स द हेडर फाइल नेम गिवन इन एंगुलर ब्रैकेट्स and locates that file in our computer। पहला टास्क ये है। एग्री करते हैं? वेरी गुड। अब दूसरा टास्क जो प्री प्रोसेसर करता है, इट देन कॉपीज द कंप्लीट कोड। क्या होता है बताइए हेडर फाइल के अंदर कोड? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। हेडर फाइल के अंदर क्या कोड्स होते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दें। हेडर फाइल के अंदर क्या कोड्स होते हैं? ना, गलत। सोर्स कोड नहीं होता, फंक्शंस होते हैं। हेडर फाइल के अंदर आपको हमेशा फंक्शंस का कोड मिलेगा, राइट। सो इट देन कॉपीज द कंप्लीट कोड दैट इज फंक्शंस present in the header file in our program, और क्या डिलीट कर देता है हमारे प्रोग्राम से? प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम से क्या डिलीट कर देता है? जल्दी जल्दी बोलिए। प्री प्रोसेसर हमारे कोड से क्या हटा देता है? हैश इंक्लूड वाला स्टेटमेंट हटा देता है। जो आपने हैश इंक्लूड वाला स्टेटमेंट लिखा होता है, प्री प्रोसेसर उस स्टेटमेंट को आपके प्रोग्राम से गायब कर देता है। सो द लाइन शुड बी एंड डिलीट्स द हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। ठीक है। अब बताइए, कोड कॉपी करने के कारण नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती हैं? हेडर फाइल का कोड कॉपी होने के कारण प्रोग्राम की नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती हैं? यस। So due to this, number of lines in our program, are increased and a separate copy of our code gets created। क्या कहलाती है वो कॉपी? Everyone please respond। What is that copy called as? जो आपके प्रोग्राम के कारण ज्यादा लाइनें लेकर बनती है, which is called as, very good, expanded source code। फाइन।
फिर क्या होता है इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड का? इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड का क्या होता है? फिर ये रन हो जाता है? वेरी गुड, ये रन नहीं होता, ये जाता है कंपाइलर के पास। ठीक है, दिस एक्सपैंडेड सोर्स कोड then goes to the compiler which converts it into machine code. Finally this machine code किसके पास जाता है? मशीन कोड किसको समझ में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू को। goes to the OS and CPU which run it. OS और CPU मशीन कोड को रन करते हैं और हमें उससे क्या मिलता है? कोड के रन होने से हमें क्या मिलता है? वेरी गुड, एंड वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था। ये उस डायग्राम की थ्योरी जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अगर आपने लेक्चर अटेंड करा है और कोई डाउट है इस पूरी थ्योरी में तो जरूर पूछिए, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर नहीं है तो प्लीज नो डाउट लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूं। डाउट है तो आप अनम्यूट लिखिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। अगर डाउट नहीं है तो टाइप द वर्ड नो डाउट। अगर डाउट है तो आप अनम्यूट लिखिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। ओके, सम स्टूडेंट हैज अ डाउट। ओके अच्युत, क्या डाउट है आपको? जस्ट अ मोमेंट, बोलिए क्या डाउट है अच्युत? अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है जी, बोलें। 10 मिनट लेट से ज्वाइन किए हैं। बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर बोल रहे हैं कि 10 मिनट आज लेट से ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं छूटा है। आप लास्ट लेक्चर में थे? यस सर। तो मैंने लास्ट लेक्चर की थ्योरी लिखी है बस, मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक। चलिए, बाकी लोगों को क्लियर है? शैल आई प्रोसीड फर्दर? राइट, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही कह दिया था आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? जल्दी जल्दी बोलिए। हमने stdio पढ़ ली, हमने conio.h पढ़ ली, हमने हैश इंक्लूड भी पढ़ लिया। अब आते हैं प्रोग्राम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज void main। ठीक है, आज हमारा पूरा लेक्चर मेन के गुणगान करने में जाएगा। अगेन आपको वही करना है जो आप 2 दिनों से कर रहे हैं। ध्यान से मेरी एक एक बात सुननी है, ठीक है, और जी भर के डाउट्स पूछिएगा। बस थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा कि मैं जो चीजें कह रहा हूं आगे समझ में आएंगी, उनके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको इंतजार। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये प्रोग्राम हमने किस में लिखा है? ये प्रोग्राम हमने टर्बो आईडी में लिखा है। ये मानकर हम चल रहे हैं, ये हमारी टर्बो आईडी है। टर्बो आईडी किसने बनाई है? टर्बो आईडी बोरलैंड कंपनी ने बनाई है। आईडी में एक फाइल का ऑप्शन होगा, एक एडिट होगा और 2 बेहद इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगे, एक कंपाइल और एक रन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये वॉइड क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, सी लैंग्वेज का अगला इंपॉर्टेंट रूल। आपने अभी तक सी के कितने रूल पढ़ लिए? आपने अभी तक सी के 2 रूल पढ़ लिए। 2 रूल कैसे पढ़े? आपने पहला रूल पढ़ा, किसी का भी नाम अगर .h पे खत्म होता है तो वो क्या कहलाती है? किसी का भी नाम अगर .h पे खत्म होता है तो वो क्या कहलाती हैं? गुड, वो कहलाती हैं हेडर फाइल्स। किसी का भी नाम हैश से स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है? किसी भी लाइन की शुरुआत अगर हैश से होती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? जल्दी जवाब दें। गुड, वो लाइन कहलाती है अपने आप में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। बिल्कुल ऐसे आज आप तीसरा रूल सुनिए। ये जो वॉइड आप देख रहे हैं, जब आप इसे अपने कंप्यूटर पे टाइप करेंगे, जब आप वॉइड शब्द अपने प्रोग्राम में लिखेंगे
तो आपको इसका कलर टर्बो आईडी के अंदर व्हाइट नजर आएगा। ध्यान से सुना आपने, कौन सा कलर नजर आएगा वॉइड का? व्हाइट कलर नजर आएगा। और जिन शब्दों का कलर आपको व्हाइट नजर आता है, याद रखिएगा ऐसे शब्द प्रोग्रामिंग की दुनिया में कीवर्ड के नाम से जाने जाते हैं। आई रिपीट, ऐसे शब्द प्रोग्रामिंग की दुनिया में कीवर्ड के नाम से जाने जाते हैं। जिन वर्ड्स का कलर आपको वॉइड नजर आता है, ऐसे शब्द प्रोग्रामिंग की दुनिया में कीवर्ड के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको लगता है सर कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो गौर से सुनिए, कीवर्ड्स का दूसरा नाम होता है रिजर्व्ड वर्ड्स। फिर दिमाग में डाउट आएगा, सर रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? तो मुझे बताइए, रियल वर्ल्ड में क्या कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रिजर्व्ड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी और मेरी गाड़ी को कोई भी नंबर आरटीओ से अलॉट हो जाएगा, या कुछ नंबर वीआईपीज के लिए होते हैं? जल्दी बोलिए, आप मानते हैं कुछ नंबर वीआईपीज नंबर होते हैं, वो मुझे आपको अलॉट नहीं हो सकते, वो कुछ वीआईपी पर्संस के लिए रिजर्व्ड हैं। तो जैसे कुछ नंबर हर गाड़ी को अलॉट नहीं होते, वीआईपी नंबर होते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कंपाइलर अपने लिए रिजर्व कर लेता है, जिनका मैं और आप अपनी मर्जी मुताबिक प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसे शब्द जिनका मतलब कंपाइलर अपने लिए रिजर्व करता है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आ रही है मेरी बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? तो वॉइड ऐसा ही एक शब्द है जो कंपाइलर ने अपने लिए रिजर्व कर रखा है। अगर आपको लग रहा है सर ऐसे कितने शब्द हैं जो सी लैंग्वेज की कंपाइलर ने अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं, तो मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसे 32 वर्ड्स हैं। 32 शब्द सी लैंग्वेज के पास ऐसे हैं जो कंपाइलर ने अपने लिए रिजर्व करे, और मैं और आप उसका इस्तेमाल अपनी मर्जी मुताबिक नहीं कर सकते। तो अभी आपको और कितने वर्ड्स पढ़ने हैं? अगर टोटल 32 हैं तो अभी आपको और 31 कीवर्ड्स मिलेंगे। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, 31 शब्द आपको अभी और ऐसे मिलेंगे जिनका कलर आपको नजर आएगा व्हाइट। ठीक है, इन 32 में से आज आप पहला कीवर्ड देख रहे हैं, जिस कीवर्ड का नाम है वॉइड। अब क्योंकि आप प्रोग्रामिंग पहली बार कर रहे हैं, तो दिमाग में अगली क्यूरोसिटी आपकी आएगी कि सर वो तो ठीक है, जो वर्ड व्हाइट में आते हैं वो कीवर्ड्स हैं, वो तो आपने मुझे बता दिया, बट सर हम वॉइड क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर वॉइड लिखने का यहाँ पर क्या पर्पज है? तो गौर से सुनिए, वॉइड लिखने का यहाँ पर क्या पर्पज है। अगर आपसे कोई पूछता है ये वॉइड क्या कर रहा है, वाई वी हैव रिटन द वर्ड वॉइड हियर, तो आपका जवाब होगा ये वॉइड इंडिकेट कर रहा है, प्लीज गौर से सुनिएगा, ये वॉइड इंडिकेट कर रहा है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन मेन। ये वॉइड कहलाता है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन मेन। अब क्योंकि आपने जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है, मुझे पक्का यकीन है ये जो मैंने पूरी लाइन लिखी है, इसमें से आपको एक शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा। बताइए, सही बोल रहा हूं ना मैं? एक शब्द आपको इस थ्योरी में समझ नहीं आ रहा होगा, और अभी आएगा भी नहीं, अभी आएगा भी नहीं। याद रखिएगा, हम इस पूरे प्रोग्राम को अभी समझ सकते हैं आज की तारीख में, जबकि आप बिगनर हैं। लेकिन ये जो वॉइड आप देख रहे हैं, ये हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम सी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ना पहुंचें, जिस चैप्टर का नाम होता है फंक्शन। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपने वॉइड क्यों लिखा है। समझ में कैसे आएगा जब मैं समझा ही नहीं रहा हूं। और अगर आपको लग रहा है सर आप क्यों नहीं समझा रहे हैं, तो मैं बता दूं, इस शब्द का मतलब समझने के लिए आपको सी में कम से कम 40% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, और वो 40 to 50% सिलेबस कवर होगा जब हम पहुंचेंगे ऑन द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फंक्शन। तो ये मत सोचिएगा सर हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि वॉइड क्यों लिखते हैं, बिल्कुल समझ पाएंगे, लेकिन इनिशियल डेज में नहीं। ये बातें समझ में आएंगी आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब सी में कुछ चैप्टर कवर होंगे, तब पता चलेगा आपको वॉइड का पर्पस क्या है। तब तक के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रुक कर चलना पड़ेगा कि वॉइड का मतलब आगे क्लियर मैं करूंगा। बस तब तक के लिए दो बातें आपके दिमाग में डाल रहा हूं। नंबर 1, वॉइड क्या है? तो याद रखिएगा कीवर्ड है। नंबर 2, वॉइड अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है?
तो याद रखिएगा रिटर्न टाइप रिप्रेजेंट करता है। अगर लग रहा है सर ये रिटर्न टाइप क्या होती है, मैं खुद कह रहा हूं, आगे समझ में आएगा जब हम पहुंचेंगे ऑन द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फंक्शन। आ रही है बात समझ? क्लियर हो रहा है? जब आप कोई नई चीज देखते हैं, जब आप कोई नया डिवाइस लेते हैं, उसका हर पार्ट, हर फंक्शन पहले दिन आप नहीं यूज करते, पहले दिन समझ में नहीं आता। धीरे धीरे उस डिवाइस से जब आपकी फेमिलियरिटी होती है, तब आपको उसकी फंक्शनैलिटी क्लियर होती है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी की पहली लैंग्वेज है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ेगा तो ये एक एक बात आपको समझ में आएगी। और मैं सारी बातों के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक शब्द बोल रहा हूं और वो है वॉइड। बाकी सब आप समझेंगे। भले ही जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, आपने हेडर फाइल समझी? गिव मी अ यस अगर आपको हेडर फाइल समझ में आई है तो, है ना? आपने आज से पहले तो कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी, हेडर फाइल पहली बार पढ़ी, आ गई समझ में। हैश इंक्लूड समझ में आया? जल्दी बताइए, हैश इंक्लूड समझ में आया? आ गया। लेकिन वॉइड के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, जब हम पहुंचेंगे चैप्टर फंक्शन पे। तो वॉइड को अवॉइड कर दें, क्या कहते हैं? वॉइड को फिलहाल अवॉइड कर दें, क्योंकि अभी उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप इतनी नॉलेज नहीं गेन किए हैं कि आप वॉइड का मतलब समझ पाए। जब गेन कर लेंगे जरूर वॉइड के बारे में बात होगी। तब तक के लिए कोई भी ये क्वेश्चन ना पूछे सर वॉइड क्यों लिखते हैं, समझ में नहीं आया। आई रिपीट, तब तक के लिए कोई भी ये सवाल ना पूछे कि सर वॉइड क्यों लिखते हैं, समझ में नहीं आया। मैं आपको और एक बात बता देता हूं, आपकी क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी सॉल्व कर दूं। मैंने वॉइड मेन लिखा है, आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत सारी किताबों में इंट मेन भी लिखा रहता है और बिल्कुल नीचे लिखा रहता है रिटर्न 0, है ना? आप बहुत सारी जगहों पर ऐसा मेन भी देखेंगे जिसमें ना लिखा रहता है वॉइड ना इंट, सिर्फ मेन रहता है। हम ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन कब डिस्कस करेंगे? जब हम पढ़ रहे होंगे द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फंक्शन। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, आने दीजिए फंक्शन, इस पॉइंट को डिस्कस हम लोग करेंगे। आयुष, आप मेरी एक एक बात सुन रहे हैं ध्यान से? तो मैंने अभी क्या बोला है, मैंने अभी क्या बोला है इस थ्योरी के बारे में? आयुष जल्दी जल्दी बताइए। मैंने इस थ्योरी के बारे में क्या बोला है? बाद में समझ में आएगा ना? तो अभी कैसे समझ में आ जाएगा आपको आपके सवाल का जवाब कि रिटर्न टाइप क्या होती है? बाद का मतलब तो बाद ही होता है ना? नहीं, कुछ मिस नहीं कराया आपने, पूरा परफेक्ट आप सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है बेटा, बस ध्यान से आप मेरी बातें सुनो। मैं एक एक बात का जवाब आप लोगों को दूंगा, लेकिन सही समय आने पर, है ना? थोड़ी सी पेशेंस रखो और आराम से जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। सर क्या कीवर्ड सोर्स कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं? नहीं हर्षित, हर कीवर्ड को यूज करने की एक जगह होती है, वो वहीं यूज होता है। आप अपने मन से किसी को भी कहीं भी नहीं लिख सकते। हर्षित, आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी है? हर्षित, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी है, हल्की फुल्की? बिल्कुल नहीं पढ़ी क्या? आपने फॉर सुना है? फॉर, इफ, वाइल, इन सब के नाम सुने? सुने? वेरी गुड। क्या ये भी कीवर्ड्स हैं? तो मैं बता दूं, हाँ ये भी कीवर्ड्स हैं। लेकिन क्या हम वॉइड मेन की जगह फॉर मेन लिख सकते हैं क्या? फॉर मेन नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि सर कीवर्ड कहीं भी लिख सकते हैं क्या सोर्स कोड में? नहीं लिख सकते हैं। हर कीवर्ड की अपनी एक जगह होती है और वो उसी जगह पे लिखा जाता है। हर कीवर्ड हर जगह नहीं लिखा जाता। क्लियर? आगे बढ़ूं? शशांक, सर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स अलग होते हैं। यस शशांक, कीवर्ड्स बिल्कुल जो हमारी स्पोकन लैंग्वेजेस होती है ना, उनके शब्दों की तरह होते हैं। तो शशांक मुझे बताइए, हिंदी में जो शब्द हैं क्या वैसे के वैसे इंग्लिश में भी हैं? बोलिए बोलिए। आप मुझे ये बोल सकते हो सर वो नहीं है,
उनके जैसा मतलब रखने वाले दूसरे शब्द हैं। जैसे हिंदी में विद्यालय, इंग्लिश में स्कूल, करेक्ट। हिंदी में महाविद्यालय, इंग्लिश में कॉलेज। हिंदी में शिक्षक, इंग्लिश में टीचर। बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामिंग में होता है। जो सी में कीवर्ड्स हैं सेम टू सेम हर लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके जैसे दूसरे कीवर्ड्स मिलेंगे। बहुत धीरे धीरे पता चलेगा ना निहाल, अभी कैसे पता चल जाएगा? अभी तो आपको पहला ही कीवर्ड नहीं पता कैसे यूज करना है, तो बाकी कैसे समझ में आएंगे? करेक्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। चलिए अब आ जाऊं मैं अगले पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट बहुत जरूरी है। डाउट 10 मिनट के लिए सब लोग रोक दें। अब 10 मिनट बाद डाउट पूछना जब मैं बोलूंगा। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई क्वेश्चन टाइप नहीं करना आप, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा वो क्वेश्चन। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। अब आता है हमारे प्रोग्राम में अगला बेहद इंपॉर्टेंट शब्द, जिस शब्द का नाम है MAIN, मेन। अब सुनिए सी लैंग्वेज का रूल नंबर 4। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये मेन क्या है, तो याद रखें सी प्रोग्रामिंग में जिन शब्दों के राइट साइड पे पैरेंथेसिस लग जाता है, जिन शब्दों के राइट साइड पे पैरेंथेसिस लग जाता है, ऐसे शब्द सी, C++, जावा, पाइथन, कितनी लैंग्वेज के नाम लिए मैंने? कितनी लैंग्वेज के नाम लिए मैंने? 4। सी, C++, जावा, पाइथन। इन लैंग्वेजेस में ऐसे शब्द कहलाते हैं फंक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मेन, तो आपका जवाब होगा मेन इज अ फंक्शन। आई रिपीट, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मेन, तो आपका जवाब होगा मेन इज अ फंक्शन। अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगेन दिमाग में आपके डाउट आएगा सर फंक्शंस क्या होते हैं। कई स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, उन्हें लगता है सर ये वही फंक्शंस है क्या जो मैथ्स में हम लोग पढ़ के आते हैं, जिनमें एक लिमिट होती है, फिर उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, हरगिज नहीं, ये मैथ्स वाला फंक्शन नहीं है। समझ रहे हैं? ये मैथ्स वाला फंक्शन नहीं है। इसमें कोई लिमिट विमिट मत ढूंढिएगा। ये प्रोग्रामिंग का वर्ड है, और ये इत्तेफाक की बात है कि मैथ्स और प्रोग्रामिंग का ये वर्ड सेम वर्ड है, लेकिन मीनिंग इसके अलग अलग हैं। ऐसा होता है इंग्लिश में, दो वर्ड सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, होता है ना? ऐसा हिंदी में भी होता है, शब्द सेम हो मतलब अलग अलग हो। जैसे भाग, बताइए भाग के 2 मतलब हुए? बताइए, बल्कि 3 मतलब हुए। भाग मतलब डिवाइड करना, भाग मतलब भाग जाना, भाग मतलब पार्टिसिपेट करना, है ना? बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा। ये जो फंक्शन वर्ड है ये मैथ्स वाला फंक्शन नहीं है, ये प्रोग्रामिंग वाला फंक्शन है। तो सुनिए ध्यान से, प्रोग्रामिंग में इस फंक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। सबसे पहले मेरा एक स्टेटमेंट गौर से सुनिए। स्टेटमेंट है सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। आप लोग पढ़ पा रहे हैं जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है? सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अब आपको लगेगा सर ये क्या मतलब हुआ, सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज? इसका मतलब ये हुआ सी में प्रोग्राम बनाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, और आपको एज अ प्रोग्रामर वो पैटर्न फॉलो करना होता है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप अपने मर्जी से कैसे भी प्रोग्राम लिख देंगे और कंपाइलर समझ जाएगा। नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। जैसे आपको अपने स्कूल के दिन अगर याद हो, 7th 8th 9th क्लास की बात अगर याद हो, तो उन दिनों में आपने पहली बार एप्लीकेशन लिखना सीखा था। एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं आपको स्कूल में पढ़ाया गया था, राइट? और आप मानते हैं आज भी अगर एप्लीकेशन लिखने की बात आती है तो आप वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं? करते हैं आप आज भी फॉलो? किसी को अगर एप्लीकेशन लिख कर देनी है, कॉलेज के प्रिंसिपल को या यूनिवर्सिटी में चांसलर को कुछ लिख के देना है, तो पहले टू आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर रेस्पेक्टेड सर या मैम आता है, फिर आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हो, फिर लास्ट में थैंकिंग यू लिखते हो। ऐसा करते हो? करते हो? और जब आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्त के साथ चैट करते हो तब भी आप ऐसे ही करते हो? जल्दी बताओ, व्हाट्सएप पे जब अपने दोस्त के साथ चैट करते हो तब भी आप ऐसे ही फॉर्मेलिटी फॉलो करते हो? नहीं, राइट? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं चैट अनस्ट्रक्चर्ड है। क्या मैं बोल सकता हूं चैट
अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है। यस, जैसे मनाया लिख दिया, कहीं फुल स्टॉप लगाया, कहीं कॉमा लगाया, क्या फर्क पड़ रहा है? आपका दोस्त है, समझ जाएगा आप क्या कह रहे हैं। लेकिन एप्लीकेशन अपनी मर्जी से नहीं लिखते, उसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको फॉलो करना होता है। सेम थिंग गोज विथ प्रोग्रामिंग। जब आप सी में प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम का एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। अब वो पैटर्न क्या होता है? कंपाइलर कहता है जब भी प्रोग्रामर सी में प्रोग्राम बनाएगा, प्रोग्रामर लूज वे में अपनी लाइनें नहीं लिखेगा। प्रोग्रामर लूज वे में अपनी लाइनें नहीं लिखेगा। तो वे प्रोग्रामर क्या करेगा? प्रोग्रामर इन लाइनों को दो करली ब्रेस के अंदर पैक करेगा, दो करली ब्रेस के अंदर पैक करेगा, और इस करली ब्रेस के ऊपर प्रोग्रामर एक नाम देगा। मैंने अपना नाम दे दिया। उसके बाद प्रोग्रामर लगाएगा पैरेंथेसिस। अब मुझे बताइए, पूरी दुनिया में सचिन नाम के कई मतलब होंगे ना? पूरी दुनिया में सचिन नाम के कई मतलब होंगे ना? लेकिन हमारी सी प्रोग्रामिंग में इस सचिन नाम का एक ही मतलब है, और वो ये कि सचिन इज अ फंक्शन। सचिन इज अ फंक्शन। जैसे इंग्लिश में आप याद करिए, पैराग्राफ्स होते हैं। जल्दी बोलिए, इंग्लिश में पैराग्राफ्स होते हैं। हाँ, हर पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस होता है। हर पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस होता है। ऐसे प्रोग्रामिंग में याद रखिएगा, सेंटेंसेस को बोलते हैं स्टेटमेंट। सेंटेंसेस को बोलते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट्स के ग्रुप को प्रोग्रामिंग में बोलते हैं फंक्शन। स्टेटमेंट के ग्रुप को प्रोग्रामिंग में बोलते हैं फंक्शन। तो अगर आप मुझे ये बोलें, सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इसमें से हम लोग मेन हटा दें और बाकी प्रोग्राम लिख दें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कंपाइलर की बात नहीं मान रहे हैं। कौन सी बात? आप प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड करने का मतलब जो लिखो वो करली ब्रेस के अंदर आए, करली ब्रेस के ऊपर एक ठप्पा लगाओ, वो ठप्पा एक पर्टिकुलर नाम का होगा, और उस नाम के साथ आपको लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस। जब आप ऐसा करेंगे तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पास करेगा, और वो मान लेगा कि आपने एक प्रॉपर वे में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है। तो आप मुझे बताइए, जिंदगी में पहली बार जब आपने प्रोग्राम शब्द सुना होगा, तो आपने सुना होगा लोग कहते हैं अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बताइए, कहते हैं ना लोग? हाँ या ना? बहुत जनरल परिभाषा है ये प्रोग्राम की। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बट मैं इसको सी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। अगर हमसे कोई बोलता है सी में व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो हम बोलेंगे इन सी अ प्रोग्राम is a set of functions and every function is a set of instructions। इसका मतलब सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट नहीं लिखे जाते। सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को ब्लॉक में डाला जाता है, और उस ब्लॉक को हम बोलते हैं फंक्शन। इज दिस इंट्रोडक्शन क्लियर टू एवरीवन? ठीक। इसका मतलब जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, आज से 10 साल बाद भी अगर आप सी में प्रोग्राम बनाएंगे, तो आप मानते हैं आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा? जल्दी बताइए, करना पड़ेगा? आप गेस कर सकते हैं मैंने सी कब पढ़ी थी? आप गेस कर सकते हैं मैंने सी कब पढ़ी थी? मैं कब स्टूडेंट रहा हूंगा? मैंने सी पढ़ी थी 1992 में। 1992 में मैंने सी पढ़ी थी। तब मेरी टीचर ने मुझे ये सिखाया था, और आप देखिए कितने साल बीत गए, आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं इतने साल बाद भी, कि सी में प्रोग्राम बनाने का यही पैटर्न होता है कि सी में आपको एक प्रोग्राम के लिए फंक्शन बनाना है, फंक्शन में ब्लॉक लिखना है, ब्लॉक के अंदर अपने कोड्स लिखने हैं। ये बात तब भी सेम थी जब मैं स्टूडेंट था, ये आज भी सेम है जब आप स्टूडेंट हैं, और ये 10 साल बाद भी सेम होगी जब आपके जूनियर्स स्टूडेंट होंगे। आ रही है बात समझ? बात क्लियर हुई? तो सी प्रोग्रामिंग में जो रूल फिक्स है वो फिक्स है, वो कभी नहीं चेंज हुआ है तब से लेकर आज तक। और सी कहती है अगर वो स्ट्रक्चर्ड है तो वो स्ट्रक्चर्ड है, और हमें उसे इसी पैटर्न में लिखना होगा। दैट मीन्स सबसे ऊपर हेडर फाइल ही आती है। हाँ जी, सबसे ऊपर हेडर फाइल ही आती है। हेडर फाइल के बाद हम लोग फंक्शन बनाते हैं, बिल्कुल फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन के अंदर हम लोग अपना स्टेटमेंट लिखा करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इंग्लिश में चैप्टर होता है। चैप्टर के अंदर पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस होते हैं। तो यहां चैप्टर को मान लीजिए प्रोग्राम, पैराग्राफ को मान लीजिए फंक्शन,
और सेंटेंसेस को मान लीजिए स्टेटमेंट। यस और नो? बताइए, इंट्रोडक्शन समझ आया फंक्शन शब्द का आपको? अब आइए इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल पे। ये वो सवाल है जो मैं बच्चों को जावा पढ़ाते वक्त डांट के समझाता हूं। बहुत डांटता हूं जावा में। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो C++ सब पढ़ के जावा में आते हैं, और ये सवाल जावा में आकर वो पूछते हैं, जबकि किसी भी सीरियस प्रोग्रामर को इस सवाल का जवाब सी में ही समझ लेना चाहिए। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब सुनने जा रहे हैं, और आप सुनिए स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जब उनसे इंटरव्यू में ये अगला सवाल पूछा जाता है। अब बच्चों से अगला सवाल पूछा जाता है, ये बताइए हम जब फंक्शंस बनाते हैं सी में तो मेन नाम का फंक्शन ही क्यों बनाते हैं? हमने यहां सचिन नाम क्यों नहीं लिखा, अमित, सुमित, भोपाल, दिल्ली, ऐसा कुछ नाम क्यों नहीं लिखा? हमने यहां मेन नाम का ही फंक्शन क्यों बनाया है? फंक्शन तो बनाना पड़ता है, समझ में आया, लेकिन मेन ही क्यों नाम दिया है? आप सुनिए स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, और आप अगर परसों के लेक्चर में थे तो आप ये गलती खुद पकड़ लेंगे। परसों मतलब जो भी हमारा लास्ट लेक्चर था, अगर आपने उस लेक्चर को सुना है तो आप ये गलती खुद ही पकड़ लेंगे। देखिए, एक बेवकूफी भरा जवाब इस सवाल का क्या होता है। जब स्टूडेंट से पूछा जाता है हम लोग मेन नाम का फंक्शन क्यों बनाते हैं, तो वो बोलकर आता है जी हम लोग मेन नाम का फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है। दोबारा सुनिए, गलत जवाब है, दोबारा सुनिएगा। हम लोग मेन नाम का फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है। आप मानते हैं यह अव्वल दर्जे की बेवकूफी है? आप मानते हैं ये आंसर अव्वल दर्जे की बेवकूफी है? कैसे? मैं आपको सबूत देता हूं, मैं आपको सबूत देता हूं, सुनिए ध्यान से। आपने अगर फ्राइडे का लेक्चर अटेंड करा है तो आपसे मैंने कहा था कंपाइलर आपको ये जरूर बताता है उसने कितनी लाइनें कंपाइल करी, और आई होप आपको याद होगा मेरे इस प्रोग्राम के लिए कंपाइलर बोलने वाला है 461 लाइंस कंपाइल बोलने वाला है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर कंपाइलर मेन से हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है तो क्या वो 461 लाइंस पढ़ेगा? बताइए, अगर कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता तो मात्र 5 लाइनें पढ़ता ना। आप गिनिए, मेन के बाद तो सिर्फ 5 लाइनें हैं ना। तो कंपाइलर कभी भी मेन से नहीं पढ़ता, कभी भी मेन से नहीं पढ़ता। कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं? C++, जावा, तीनों की बात कर रहा हूं। आप देखिए कितनी सारी बातें सी की, जावा, C++ में एज इट इज एप्लीकेबल हैं। क्या जावा में भी मेन होता है? हाँ, जावा में भी मेन होता है। C++ में भी मेन होता है। क्या वहां भी कंपाइलर होता है? हाँ जी, वहां भी कंपाइलर होता है। और दुनिया की किसी लैंग्वेज का कंपाइलर मेन से प्रोग्राम को नहीं पढ़ता है। तो कंपाइलर कहां से पढ़ता है? कंपाइलर पहली लाइन से पढ़ता है, प्रोग्राम की पहली लाइन से उसे कंपाइल करता है। फिर आएगा दिमाग में डाउट, सर पहली लाइन मतलब कौन सी लाइन? तो बुद्धि दौड़ाइए, पहली लाइन जो आपने हेडर फाइल इंक्लूड करी है, बताइए मैंने कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करी है? मैंने कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करी है? stdio.h। stdio.h के अंदर कोई पहली लाइन होगी? जल्दी बताइए, stdio.h के अंदर कोई पहली लाइन होगी इस फाइल में? होगी। वहां से आपके प्रोग्राम का स्टार्ट होता है कंपाइलेशन, वहां से आपके प्रोग्राम का स्टार्ट होता है कंपाइलेशन। अच्छा, अगर मैं conio.h को ऊपर लगा दूं तो, अगर मैं conio.h को ऊपर लगा दूं तो कंपाइलेशन conio.h की पहली लाइन से स्टार्ट होगा। तो हमेशा याद रखें, कंपाइलर नेवर रीड्स द प्रोग्राम फ्रॉम मेन, कंपाइलर ऑलवेज रीड्स इट फ्रॉम फर्स्ट लाइन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब सवाल आता है तो फिर हम लोग मेन क्यों बना रहे हैं? अगर कंपाइलर प्रोग्राम को पहली लाइन से पढ़ता है तो फिर हम लोग यहां मेन क्यों बना रहे हैं? तो सुनिए जवाब, आप याद करिए, क्या प्रोग्रामिंग कंपाइल करने के बाद खत्म हो जाती है? क्या प्रोग्राम बनाकर कंपाइल कर देने से काम पूरा हो गया? नहीं, कंपाइल करना आधा रास्ता है, एक आधा रास्ता और बाकी है। और वो आधा रास्ता क्या है? जल्दी बताइए, कंपाइल करने के बाद क्या करते हैं आप? वेरी गुड, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। रन नहीं करेंगे तो आप मानते हैं आउटपुट नहीं मिलेगा? रन नहीं करेंगे तो आप मानते हैं आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। अब सुनिए गौर से, आपके प्रोग्राम को रन कौन करता है? आपके प्रोग्राम को रन कंपाइलर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। कंपाइलर रन नहीं करता है। आपके प्रोग्राम को रन ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू करते हैं। एग्जैक्टली बोलूं तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम
फिर सीपीयू आपके प्रोग्राम को चलाता है। दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंपाइलर नहीं ओएस करता है। और जब ओएस आपके प्रोग्राम को चलाता है तो पहली लाइन से नहीं चलाता, अंतिम लाइन से भी नहीं चलाता, बीच की लाइन से भी नहीं चलाता, वो उस लाइन से चलाता है जिसका टाइटल आपने डाला होता है MAIN, मेन। वो उस लाइन से प्रोग्राम को चलाता है जिसका टाइटल आपने डाला होता है मेन। जैसे आप बताइए, आप में से कुछ लोगों ने ड्राइविंग सीखी होगी, कार ड्राइव करते हैं आप, राइट। अब आप मुझे बताइए, जब आप कार ड्राइव करते हैं तो कार में बैठकर सबसे पहले आप इग्निशन ऑन करते हैं, कार में बैठकर सबसे पहले आप इग्निशन ऑन करते हैं। तो जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को स्टार्ट करता है। इसका मतलब मेन हमारे प्रोग्राम का इंजन है। हाँ, मेन हमारे प्रोग्राम का इंजन है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर है। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर है। जैसे कोई ड्राइवर ये बखूबी जानता है कि गाड़ी चलाने के लिए इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बखूबी जानता है कि हमारे प्रोग्राम को चलाने के लिए उसे प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फंक्शन जिसका नाम होगा MAIN, मेन। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है? ठीक है। अब एक बात का जवाब मुझे दें, लेट मी सी आपको मेरी बात कितनी समझ में आई। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने सी में एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मेन की जगह मैंने सचिन लिखा, क्या लिखा मैंने? फंक्शन का नाम बताइए जरा। सचिन लिखा मैंने फंक्शन का नाम, ठीक है। और अंदर लिखा बिल्कुल वही कोड जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूं बोर्ड पे। बताइए, बिल्कुल सेम कोड है और ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह लगे हुए हैं, ये भी मान लीजिए, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने लिखा। अब आप बताना, सोच के जवाब देना, क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? बिल्कुल होगा। जितने लोग नो कह रहे हैं दोबारा ध्यान से सुनो। कंपाइलर प्रोग्राम को पढ़ता है फर्स्ट लाइन से और कंपाइलर बोलता है प्रोग्राम में एक ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक का नाम होना चाहिए, पैरेंथेसिस होना चाहिए। क्या मेरे प्रोग्राम में ब्लॉक है? क्या मैंने कर्ली ब्रेस देकर ब्लॉक बनाया है? बनाया है। क्या ब्लॉक का टाइटल रखा है? ब्लॉक को कुछ नाम दिया है? दिया है। क्या उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएं? लगाएं। तो कंपाइलर क्यों मना करेगा? कंपाइलर क्यों नाराज होगा? कंपाइलर मेरे कोड को पास कर देगा। लेकिन जब ये कोड जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो वो इंजन स्टार्ट करेगा, वो इंजन स्टार्ट करेगा। और आप बताइए, अगर गाड़ी में से इंजन निकाल लें तो क्या गाड़ी स्टार्ट होगी? गाड़ी में से इंजन निकाल दिया जाए तो क्या गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब अ प्रोग्राम विदाउट मेन इज जस्ट लाइक अ कार विदाउट इंजन। अ प्रोग्राम विदाउट मेन इज जस्ट लाइक अ कार और अ बाइक विदाउट इंजन। इसका मतलब इंजन के बगैर कार कार जैसी दिखती है? जल्दी बताइए, इंजन के बगैर कार कार जैसी दिखती है? दिखती तो है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कार ही दिखेगी, लेकिन वो रन नहीं होगी, वो स्टार्ट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे बिना मेन के प्रोग्राम प्रोग्राम है, बिना मेन के प्रोग्राम प्रोग्राम है, हाँ है, लेकिन वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे उसे एग्जीक्यूट करना है उसे सचिन नहीं पता, उसे भोपाल, दिल्ली, सुमित, अमित कुछ नहीं पता। उसे बस एक चीज पता है और वो एक चीज है, मुझे मेन से स्टार्ट करना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मेन नहीं दिखता तो ऑपरेटिंग सिस्टम दे देता है एरर। तो अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है विदाउट मेन कैन आई कंपाइल द प्रोग्राम, तो नो मत बोल के आ जाना। विदाउट मेन कैन आई कंपाइल द प्रोग्राम, आप बोलना यस। कौन सी लैंग्वेज? आप बोलना सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऑल ऑफ देम। ऑल 3 लैंग्वेजेस से हमें मेन के बिना भी कंपाइल करना आता है, लेकिन तीनों बोलती हैं हमें मेन के बिना रन करना नहीं आता है। विदाउट मेन रन नहीं हो सकता, विदाउट मेन सिर्फ प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है। बताइए, समझ आई मेन की कहानी सबको? यस यस यस। सुजीत, मेन इज नेसेसरी। जैसे आप बताइए, हम लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? फॉर अ ह्यूमन टू सर्वाइव व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? आप मानते हो ब्रीदिंग, सांस लेना, सांस छोड़ना, कुछ बेसिक खाना पानी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। उतनी ही बेसिक रिक्वायरमेंट सी के प्रोग्राम में मेन है।
मानते हैं आप? ठीक है, जैसे मुझे बताइएगा ध्यान से, मैं अपने प्रोग्राम में से CLRSCR हटा दूं, चलेगा? जल्दी बोलो, CLRSCR हटा दूं, चलेगा? चलेगा, 100% चलेगा। प्रिंटफ हटा दूं, चलेगा? प्रिंटफ हटा दूं, चलेगा? 100% चलेगा। लेकिन मेन हटा दूं, नहीं चलेगा, सिर्फ कंपाइल होकर रह जाएगा, रन नहीं होगा। इसलिए मेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और मेन के बिना कभी प्रोग्राम नहीं बनता। हर प्रोग्राम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मेन। इसलिए मैं तो बोल रहा हूं, आप एक चीज याद रख लो, मेन इज लाइक एन इंजन। मेन इज लाइक एन इंजन। ब्रेक के बिना गाड़ी चल सकती है? ब्रेक के बिना गाड़ी चल सकती है, हॉर्न के बिना गाड़ी चल सकती है, इंडिकेटर के बिना गाड़ी चल सकती है, हेडलाइट फूटी हुई हो गाड़ी चल सकती है, लेकिन इंजन ना हो गाड़ी नहीं चल सकती है। करेक्ट? बस वही इंजन जो इंपॉर्टेंस रखता है एक व्हीकल के लिए, वही इंपॉर्टेंस मेन रखता है सी के प्रोग्राम के लिए। आया समझ? ठीक है, तो हम रोज मेन बनाएंगे, हाँ या ना? रोज मेन बनाएंगे, हाँ। सी में मेन बनाएंगे, हाँ। C++ पढ़ेंगे तो भी मेन बनाएंगे, हाँ। जावा करेंगे तो भी मेन बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। ये एक चीज है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी जब भी हम C++ जावा में कोड लिखेंगे। बताइए, क्लियर हो गई बात? ओके, इफ मेन इज इंजन देन व्हाट इज द पेट्रोल? अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, दे आर द पेट्रोल। जो मेन के अंदर लाइनें आपने लिखी है ना, वो पेट्रोल है जिससे अल्टीमेटली आउटपुट आएगा। यस और नो? ओके, जो आप अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग सम आउटपुट। वो आउटपुट आपको मिल जाएगा अगर आप उस लाइनों को मेन के अंदर लिखते हैं तो। बट मेन अलोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आया समझ? चलो, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इंटरव्यू का आपसे पूछता हूं, लेट मी सी आप क्या जवाब देते हैं। पूछूं? इंटरव्यू का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, लेट मी सी कौन आप में से सबसे पहले इसका आंसर देता है। क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम। सी का सबसे छोटा प्रोग्राम लिख के दिखाइए जो रन हो जाए। गलत सुजीत, सॉरी गलत अदनान, जो आप लिखेंगे वो रन नहीं होगा। सुजीत थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। सी का सबसे छोटा प्रोग्राम जो रन हो जाए वो ये है। बताइए, ये रन होगा? बिल्कुल होगा। कंपाइल भी होगा? बिल्कुल होगा। कंपाइलर खुश है। अगर आपको लग रहा है सर आपने हेडर फाइल तो लगाई नहीं है, तो मैंने प्रिंटफ कहां यूज करा, मैंने CLRSCR कहां यूज करा। ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हैं सर इस प्रोग्राम का तो कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन रन होगा। रन होगा, बिल्कुल होगा, बिना किसी एरर के रन होगा। तो स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम कितने लाइन का? सिर्फ एक लाइन का। स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम सिर्फ एक लाइन का, जिसमें मेन हो और 2 ब्रेसेस हो जो ओपनिंग और क्लोजिंग बताएंगे। कोई एरर नहीं आएगी। कुमार, आप इसको करके देखिएगा, अगर आपको आता है प्रोग्राम चलाना, चलाइएगा अपने कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं आएगी इस प्रोग्राम में। बस कोई आउटपुट नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, लेकिन ये रन जरूर होगा। ओके, ये हुआ हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग मेन फिनिश। अगले लेक्चर आइए, याद दिलाइएगा मुझे, मेन के आपको देता हूं मैं नोट्स। हाँ, आगे आप कीवर्ड्स के बारे में जब पढ़ोगे ना, तब ये पॉइंट क्लियर करूंगा मैं। यस अमित, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता विदाउट मेन। एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट करने को मैंने मना थोड़ी करा है। आप बताओ अमित, ये जो मैंने सचिन वाला आपको दिखाया था, लेट मी ओपन दैट, क्या ये प्रोग्राम नहीं है? बताइए, क्या ये सी का प्रोग्राम नहीं कहलाएगा?
बिल्कुल कहलाएगा, ये प्रोग्राम है, लेकिन ये रन नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। आ रहा है समझ? ठीक, चलिए आइए आप वेंसडे मुझे बताइएगा, मेन के नोट्स दूंगा मैं, और फिर हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दीज कर्ली ब्रेसेस। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।